दोस्तों एक बार फिर से सलाम कबूल करें। मैं हूं वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और इस वक्त यूपी इलेक्शन में सबसे हॉट मुद्दा जो है, यूपी इलेक्शन हॉट है, मगर इसमें भी हॉट क्या है, कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। योगी जी लगातार कैराना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो कैराना को बर्फ़ बना देंगे, शिमला बना देंगे, जून में भी शिमला बना देते हैं। ये तमाम बातें जो हैं बहरहाल कई इलेक्शन से लगातार कैराना का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस मौजू पर पहले तो आपको ये दिखाना चाहते हैं, दरअसल कैराना के लोग जो हैं वो जब मैं जाता हूँ उस ज़मीन पर वो क्या क्या कहते हैं, ज़रा इसे देखें। यकीनन नाज़रीन, जहां गुंडागर्दी पाई जाती है या फिर मासूम अवाम खौफ और हिरास महसूस करते हैं तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। लेकिन किसी भी सियासी जमात या नाम निहाद मीडिया को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लॉ एंड ऑर्डर और जराइम के मामलात को फिरका वाराना रंग देकर नफरतों की फिजा फैलाए और ये कहा जाए कि यहाँ एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों से खौफजदा हैं। आप खुद देखेंगे कि कैराना के हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं, कैसे वो मिलजुल कर रहते हैं। भाई साहब, आपका नाम? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका नाम? मेहरबान अली। मेहरबान अली। आप लोग एक ही मोटरसाइकिल पे और कैराने में घूम रहे हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? अजी जो है यहाँ तो हमारा बिजनेस ही है। नहीं, अभी हम हिंदुस्तान भर के मीडिया में देख रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते, सब डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही साथ घूम रहे बदनाम करने के लिए। देखिए देवेंद्र जी, मेहरबान जी, आप एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हो मगर आपके सांसद कह रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ने की राजनीति, ये तो राजनीति का वो है, सिर्फ लोगों को वोट तोड़ के सब मतलब मिलजुल के यहाँ रहे। हिंदू मुस्लिम मैं वो देख रहा हूँ कि आपकी बाइक पर हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ सफर कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान की आवाम ये समझ रही है कि कैराना में यहाँ पर इस तरह का माहौल है। विधायक समझ रहे, नहीं तो समझ रहे, आवाम क्या समझ रहे हैं। अब आपके लिए एक अहम सवाल करने जा रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो 7 बार यहाँ से चुने जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये कैराना जगह जो है वो उतने उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाई? जहां तक मुझे पता चला है कि यहाँ के लोग रोजाना हजारों की तादाद में पानीपत माइग्रेट करते हैं, काम करके आते हैं, मजदूरी और फिर वापस कैराना लौटते हैं। तो क्या यहाँ पर लोकल उद्योग या कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके? नहीं, रोजगार की यहाँ पे बेहद समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शामली और पानीपत तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जबरदस्त है, जहाँ से पूरा उत्पादन होता है और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड तक भेजा जाता है। जबकि कैराने में कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकतर जो रोजगार का साधन है वो ये कचहरी प्रांगण है। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दोस्तों, आज तकरीबन 7 साल के बाद फिर मैं कैराना में पहुँचा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता। देखिए, हम यहाँ व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, तो करीब करीब सभी व्यापारी जो है हमसे जुड़े हुए हैं। मीटिंग होती रहती है, सभी व्यापारी हम राय जानते रहते हैं। कैराना में जो मेन समस्या थी, मैं बताना चाहूँगा आपको बिल्कुल खुले मन से। हाँ, बिल्कुल। देख, कैराना में कभी संपल झड़ो कभी नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम में प्यार बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदमाशी बहुत थी, रंगदारी थी, दिन दाड़े मर्डर थे। ये सच्चाई है और बिल्कुल सच्चाई है। मैं बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ पे सब व्यापारी खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। हिंदू भाईचारा में कोई कमी नहीं है, हिंदू मुस्लिम में बढ़िया है। नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि पहले भी इसी तरह का माहौल था हिंदू मुस्लिम के बीच में, या वो चेंज था? नहीं, भाईचारा पहले बहुत बढ़िया था, आज ही बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, पहले मर्डर था, रंगदारी थी, बदमाशी थी, जिस पर अब अंकुश लग चुका है। अच्छा, देखिए अनिल जी ये कह रहे हैं कि अब यहाँ रंगदारी थी, डकैती थी, मर्डर थी, यानी हालांकि पहले जो ये कुछ कंट्राडिक्शन आ रहा है। मैं थोड़ा सा पहले की तरफ जाता हूँ ताकि आपको एक्चुअल स्थिति को हम समझने की फिर से कोशिश करें। अनिल जी के बाद दोबारा लौटेंगे क्योंकि जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तेजपाल जी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ रंगदारी, डकैती, चोरी थी और हिंदू मुस्लिम जैसा कोई सवाल नहीं था। ऐसा ही था? हिंदू मुस्लिम वाले कौन थे? गुंडे लोग थे, तवज्जे थे, जो मतलब परेशान कर रहे थे, रंगदारी मांगे थे, उनका मतलब इलाज होगा, मैं शहर छोड़ के भाग के सुकून। मतलब हिंदू मुस्लिम पहले भी मिलजुल के रहते थे। आप क्या कहते हैं जी? नहीं, पहले भी हिंदू मुस्लिम तो सब एक साथ रहते थे। एक साथ ही रहते थे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था किसी तरह का?
अनिल जी, मतलब एक्चुअली क्या है, देखिए मैं 7 साल पहले इस शहर में आया था और ठीक उसी तरह लाइव लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी ताकि लोगों को एक्चुअल स्थिति बता सकूं। ये देश शायद आप मानते होंगे सभी का है, या नहीं सही कह रहा है। देखिए, जब व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं तो हम कुछ सच ही बताएंगे। हमारे व्यापार मंडल ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। मैंने बताया आपको, भाईचारे में आप पहले बहुत अच्छा था, आज ही भाईचारा है। दीपावली पे हम लोग उनको मिठाई भेजते हैं और ईद के मौके पर भी हमें मिठाई देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने कई लोगों से जिरह किया, बहस किया और ये लगभग सभी ने ये साबित किया कि जो यहाँ पर मामला था वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का था या बदमाशी गुंडागर्दी का था, जिसमें हिंदू मुस्लिम की शमूलियत नहीं थी। हिंदू मुस्लिम की नफ़रत से हर किसी ने इनकार किया और सबूत ये भी है कि हुकम सिंह कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली यहाँ से रहे हैं, जबकि इसको पूरी तरह से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कई इलेक्शन से कि टोटल मुस्लिम बहुल है। ठीक है, मुस्लिम यहाँ हैं ज़्यादा, मगर वो कितने सेकुलर हैं ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हुकम सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीतते आए और यहाँ मुस्लिमों ने उनको वोट किया और बुरे से बुरे हालात में भी वोट किया। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से सीधे समझ में आ गया होगा यहाँ नफ़रत कितनी है और मोहब्बत कितनी है। अब हम जिस तरीके के माहौल को पूरी 2013 में 2014 में, हो सकता है मेरा अपना आकलन ये कहता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी 2022 के लिए कैराना का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद ये जानती है कि 2022 में वो चुनाव हार रहे हैं, मगर वो 2023 में 2024 की जब तैयारी की जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2013 को फिर 2023 में दोहराने की प्लान में और वो कैराना को एक बार फिर से मोहरा बनाने की कोशिश की जाएगी। मेरी इन्हीं चिंताओं को लेकर मैंने यहाँ से जो लड़ने वाले और बल्कि इस पूरे 13 के जो खेल के एक तरह से असल मोहरे थे जाट बिरादरी के लोग, उसी बिरादरी के से जो है यहाँ RLD गठबंधन से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनसे ज़रा बात करता हूं, आप देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। कोशिश करता हूं कि क्योंकि ये तय है कि अगर मुस्लिम और जाट नहीं लड़ते तो दूसरी कोई कम्युनिटी यहाँ ऐसी हैसियत में भी नहीं है कि वो 2013 को दोहरा सके। तो सुनिए पहले। मिस्टर अमित शाह कैराना में आते हैं, शायद आने वाले दिनों में योगी जी भी आने वाले हैं। एक थ्रेट दी जा रही है। मैं यहाँ जो कैंडिडेट, चूँकि आप जानते हैं समाजवादी के कैराना के कैंडिडेट इस वक्त शायद वो जेल में हैं, वो सामने जवाब नहीं दे सकते और इस वक्त जिम्मेदारी शायद प्रसन्न चौधरी जी के कंधों पर है। बहुत सारे सवाल हैं माइनॉरिटी के दिल में और बहुत सारे सवाल थ्रेट के दिए जा रहे हैं। मैं उन पर सवाल पूछता हूँ, चौधरी साहब से भी पूछूंगा। नाज़रीन, ये सवाल वो है कि आपने देखा होगा कि ये पर्चे तो बांटे जा रहे हैं और थ्रेट क्या दी जा रही है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है या अखिलेश सरकार बनाते हैं, जयंत जी सरकार बनाते हैं तो दंगे होने की संभावना है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि अगर उनकी सरकार नहीं होगी तो क्या वो फिर से 2013, 2014 फिर कैराना, फिर मुजफ्फरनगर दोहराने का इरादा खुद रखते हैं या फिर यहाँ की जनता ऐसा सोचती है? इस पर मैं प्रसन्न चौधरी जी से जवाब लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की सरकार आई तो यहाँ फिर से दंगे होंगे, फिर से वही दोहराया जाएगा, ये क्या है? नमस्कार जी, पहले तो बात मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का एरिया है जी। हम सब लोग उनके अनुयायी हैं और यहाँ एक भाईचारा स्थापित करके गए थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिसके अंतर्गत सर समाज था और जिसके अंतर्गत सलीम और सुनील एक साथ बैठ के ईद मनाते थे, होली मनाते थे। ये भाजपा के लोग हैं, आपने देखा भी होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूँ जनता को, जब भी इस हिंदुस्तान के अंदर कहीं कहीं भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ है, किससे फायदा हुआ है आप ये बता दो, उसी से आप मेरे सवाल का जवाब ले लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेता हूँ। नाज़रीन, आपको एक बात आपको याद होगा कि जब ये आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मैं बॉर्डर पे गया, राकेश टिकैत जी से आपकी बात कराई, नरेश भाई से कराई, उसके अलावा तमाम पंजाब के किसानों से भी बात कराई और जो बातें मैंने पहले दिन बोली थी आखिरी दिन नतीजा आपने देखा। मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मैं 3 बार इनको काउंटर कर चुका हूँ, कैराना जाकर वहाँ की पब्लिक से आपकी बात करा चुका हूँ कि वहाँ जो पलायन हुआ था वो लाइव आप लोगों ने देखा, रैंडमली में रुका
का, जब कहा कि पलायन सिर्फ कोई गुंडागर्दी की वजह से था, ना कि हिंदू मुस्लिम की। और ये बार बार हिंदू मुस्लिम में सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में इसी इलाके को क्यों टारगेट करते हैं और थ्रेट जैसी बात क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पहले भी था, अब भी है, मगर क्या अगर सरकार नहीं आई और जैसा कि अमित शाह जी कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या इस तरह के दंगाइयों ने कोई ऐसी बात की, तो जाट कम्युनिटी, फार्मर कम्युनिटी और इस इलाके की कम्युनिटी का क्या जवाब होगा? मैं ज़रूर ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं, बताइए। साथियों, मैं आप इनके चैनल के माध्यम से आपको सबको बताना चाहता हूं, भाजपा के अंदर खलबली मची है। वो चुनाव हार रहे हैं, उन्हें सपने में भी आज जाट दिख रहा है और वो केवल और केवल क्या चाहते हैं, यहाँ हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं। जबकि मैं कह चुका हूँ यहाँ भाईचारा स्थापित है और हम उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, बल्कि आने वाली 10 फरवरी को शामली की जनता उनके मंसूबों को चकनाचूर कर देगी। जैन साहब से एक चीज छोटी सी नहीं होगा। एक और सवाल मेरे कुछ बाकी है। जैसे चौधरी साहब ने बोला, अभी प्रसन्न जी ने बोला कि जाट इनको सपने में दिखाई देते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ देखिए, क्या वो एक दलित लड़की के साथ में रेप हुआ था और जयंत चौधरी के ऊपर इसी सरकार की पुलिस वाली ने बहुत लठ बजाए थे, वो कहाँ डरते हैं जाटों से? और ये तो अगर राकेश टिकैत नहीं रो पड़ते तो किसान कहाँ जो है वहाँ जाते? तो किसानों का तो उन्होंने राकेश टिकैत जी का भी जो है वो एक तरह से टेरर बना दिया था कि वो रो पड़े। और जयंत जी के साथ में क्या हुआ था वो लठ तो आपको याद होंगे ही, तो डरते कहाँ हैं बीजेपी वाले? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये भाजपा वाले हैं जो हिंदू मुस्लिम में भिड़ाते हैं, जाति में भिड़ाते हैं। हमारे यहाँ जाट की, गुज्जर की, ठाकुर की, ब्राह्मण की, त्यागी की बात नहीं होती। यहाँ सर्व समाज की बात होती है, किसान की बात होती है। और रही बात डरने की, डराने की, 750 किसानों की शहादत तो जरूर हुई है किसान आंदोलन में, और इसमें युद्ध, जो महायुद्ध था ये किसानों ने जीता है। और इस अहंकारी शासक को नाक रगड़ रगड़ के मांगनी पड़ी है। रही बात हाथरस की, जो इन्होंने हाथरस में किया था, एक दलित समाज की लड़की के लिए आदरणीय जयंत चौधरी जी ने डंडे खाए हैं और ये कहा था जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सरकार मेरे पे कितने भी डंडे बरसाए, मैं इसे इंसाफ दिलाकर रहूँगा। और आज वक्त आया है, उन एक एक डंडे का हिसाब ये जनता भाजपा से लेगी। जी देखिए दोस्तों, चौधरी प्रसन्न जी के जो है वो तो इरादे आप सुन रहे हैं, मगर आखिरी कमिटमेंट ये कम से कम इस क्षेत्र की माइनॉरिटी के लिए, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, थाना भवन, इन सब के तमाम, कम से कम मैं सीधे बोलूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। और एक सवाल आखिरी तौर पर यहाँ कई लोगों से भी पूछूंगा और चौधरी साहब से आखिरी तौर पर पूछता हूँ। चौधरी साहब, ये भारी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है कि अगर इस तरह की सिचुएशन फिर आती है, फिर कोई लिसाड़ का ड्रामा रचा जाता है, फिर कोई कवाल का ड्रामा रचा जाता है, क्या इस देश क्षेत्र की जनता और आप क्या वादा करते हैं इस देश क्षेत्र की जनता से? हमने आपको बताया, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं। उनका नारा था हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। वो यहाँ कामयाब है और कामयाब रहेगा, और ये गठबंधन किसी के तोड़े से नहीं टूटेगा। गठबंधन मजबूत है, इनके मंसूबों को हम पार होने नहीं देंगे। जी देखिए, ये थे आरएलडी यानी गठबंधन के कैंडिडेट। आपने उनके आज़म को देखा, उनके इरादों को देखा। वो इस बार हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे को दोहराने की बात कर रहे हैं। यानी कि 2023 में अगर ये प्लान 2022 के बजाय 2023 के लिए फिर से कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी यानी डिस्ट्रिक्ट शामली को एक टारगेट या एक स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे प्रदेश में 2 हिस्सों में लगभग मीडिया जो है वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी सैटेलाइट मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहा है, 400 प्लस 500 भी सीट दे सकता है शायद, वो जो है वो आप देख ही रहे हैं। एक है जो सोशल मीडिया पूरी तरह से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। वो भी पूरी तरह से हर जगह पर एक जीत दिखाई दे रही है कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन चुके हैं और अब सिर्फ मंत्रालयों का और सीटों का बंटवारा होना है, वो बाकी है। बाकी इलेक्शन की जो सिचुएशन है वो पूरी अखिलेश यादव के हक में है। मगर क्या ये सच है? तो सच ये कितनी है कितनी नहीं है, मैं अशोक वानखेड़े साहब को जोड़ता हूँ। अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाऊ, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। नमस्कार। बड़ा मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी तरफ से तमाम देश को, प्रदेश को, खासतौर से
हर रोज अपने विचारों से नवाजा जा रहा है, मगर एक मैं जरा थोड़ा पेच में फंस गया हूँ। कोशिश करें कि मुझे सुलझाएं। मैं जिस तरह से, एक मीडिया तो है जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, दूसरा मीडिया है जो एक बयार दिखा रहा है पूरी तरह अखिलेश यादव की, मगर इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मैंने जमीन पर खास तौर से इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जमीनी सर्वे किया, लोगों से बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खास तौर से रैंडमली ऐसे ही राह चलते कुछ दलित भाइयों को पकड़ा, जो खास तौर से उनमें से कुछ जाटव थे जिनसे मैंने विचार किया। ये मामला है थाना भवन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कैराना, शामली और इसी डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ एक तरह से तो दिखाई दे रहा है कि भाई गांव से भारतीय जनता पार्टी को भगाया जा रहा है, मगर मैं समीकरण अगर देखता हूं तो ये जो जीत और हार का फैसला है इसमें भाव बात ये है कि अगर दलित वोटर बसपा को नहीं डाइवर्ट होता है, नहीं कटता है, जो है बसपा की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है, तो फिर ये इतनी आसान जीत कहाँ दिखाई देती है। क्योंकि अगर मैं समीकरण, पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह के समीकरण भी हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, खासतौर से जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उसपे 1,25,000 से 30,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें 45-40 के करीब जो है वो जाट वोटर्स हैं, मगर जो वोटिंग है पूरा टोटल वो 3 लाख प्लस का है। तो यानी 50-50 में अगर जाट मुस्लिम आ भी जाते हैं, और अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बिल्कुल फ्रेम में से गायब दिखाई दे रही है, वो अगर वोट पूरी तरह, जैसा कि मुझे लोगों ने जवाब दिया कि उनका भारतीय जनता पार्टी को वोट जाने वाला है, तो फिर ये नेक टू नेक मुकाबला है। इतना ये 300-400 सीटों की जो बातें चल रही है, इन पर अब आपके विचार क्या? देखिए वाहिद भाई, मैं हमेशा हर जगह पे एक ही बात कह रहा हूँ कि ये मामला फंसा हुआ है। मैं नहीं मानता कि किसी के लिए भी क्लीन स्वीप है। एक बात तो बड़ी क्लियर दिखती है कि वर्तमान सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है। वो आक्रोश कौन कैश करेगा, इसके लिए जद्दोजहद है। और मेरा मानना है कि विड्रॉल फॉर्म, जब आखिरी डेट विड्रॉल फॉर्म की निकल जाएगी, उसके बाद जो अंतिम सूची होगी, अंतिम सूची के बाद ही हम मोटे मोटे तौर पे इस बात का विश्लेषण कर पाएंगे कि किसके तरफ करवट बदलेगा हूं। क्योंकि कई जगह ऐसा है कि जैसा आपने जो कहा कि जाटव वोट है, जाटव ये मायावती के ब्लाइंड है, लेकिन वो यदि मुसलमान कैंडिडेट है और वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता, तो वो समाजवादी के बजाय वो जाना चाहेगा बीजेपी को, क्योंकि उसको अभी भी वो मुलायम सिंह वाली जो यादव का जो प्रताड़ना है, उससे वो आज भी दुखी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस बात का, जाटव, खासकर जाटव वोटों को इस बात का, जाटव मतदाता का दुख है कि मायावती जी के साथ जो मुलायम सिंह ने किया, मायावती जी भूल गई होगी, लेकिन जाटव मतदाता भूलने वाला नहीं है। इसलिए वो हो सकता है बीजेपी के पास जाए। लेकिन फिर जाटव मतदाता कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन आप पूरे प्रदेश की बात ये करें तो बाय एंड लार्ज जो दलित वोटर है वो बीजेपी से भी प्रताड़ित है। पूर्वांचल की बात करें तो वहां ब्राह्मण प्रताड़ित है, दलित प्रताड़ित है, वहां पे जो मौर्य से लेके सैनी, चौहान, ये तमाम जो जातीय मल्हा, ये तमाम लोगों के जो क्षेत्र है, जो रीजनल लीडर्स है, जो छोटे छोटे टोलियों के नेता है, वो भी समाजवादी के साथ गए हैं, क्योंकि उनको प्रताड़ना हुई। मौर्य एक बहुत बड़ी जाति है, जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से तो डेंट हो ही गया, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य को इज्जत मिल पाई? उनको स्टूल पे बिठाए जाना, उनको सब कुछ होने के बावजूद भी, उनकी अध्यक्षता में चुनाव जीतने के बावजूद भी, तो मौर्य वोटर भी नाराज है। तो जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव, खासकर वो मायावती नहीं तो बीजेपी ये मानता है, तो नॉन जाटव दलित और ओबीसी जितना है, खासकर नॉन जाटव दलित जो है, वो फिर मायावती नहीं तो बीजेपी भी नहीं किसी हालत में इस तरह से उधर बांट रहा है। तो आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग बिहेवियर मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब तक उम्मीदवार नहीं है, और रहा मुसलमान वोटों का बात, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोट इस बार, मुस्लिम मतदाता पहली बार चुप बैठा हुआ है। मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश का वोकल नहीं हो पा रहा है। हर चुनाव में आपको मुस्लिम मतदाता बड़ा प्रखरता से मुखर होते हुए दिखता है। इस बार वो चुप बैठा है। चुप इसलिए बैठा है कि वो एक मुश्त वोट देगा। वो चाहे बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया, कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया और समाजवादी ने दिया, तो वो समाजवादी के साथ जाएगा। क्योंकि जिसको ये वर्तमान सरकार से मुक्ति पाना है, उसे जो जीतने वाली पार्टी है उसके पीछे दाव लगाना होगा, ताकि आपका जो मतदान है वो वेस्ट नहीं जाए।
दूसरी बात जो किसानों की है, जो जाट किसान जो है, उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल घर करके बैठी है कि यदि ये सरकार वापस आती है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है, तो ये तीनों कानून फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 3 कानून वापस तो ले लिए, लेकिन उसके साथ जो प्रॉमिस किया था कि एमएसपी पे मीटिंग के कमेटी बनेगी, उसके बाद बाकी तमाम चीजें जो थी जिसके ऊपर वो एक कमेटी बना के सरकार जो उनसे वार्तालाप करनी थी, वो आज 31 जनवरी तक वो वार्तालाप नहीं हुआ। 31 जनवरी से किसान नेता विश्वासघात दिन मना रहे हैं। तो लोगों को डर है कि कहीं यदि ये यूपी में जीत जाए तो नरेंद्र मोदी इसका ऐसा सोच ले लेंगे या ऐसा एक इंफरेंस निकाल लेंगे कि यूपी के सारे किसान तो हमारे साथ है। इसका मतलब ये जो गिने चुने 10-15 लोग जो थे वो आंदोलित थे, और ये आंदोलन करने वाले किसान तो है नहीं, किसानों ने तो हमको मतदान दिया। ये 3 कानून फिर से वापस आ सकते हैं, या आने में कोई रॉकेट नहीं चाहिए, ये डर है। तो इसलिए जाट जो है वो वोकल होके, और दूसरी बात है कि जहां जहां उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बदले, जहां जहां उम्मीदवार रिपीट किए हैं, वहां बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है उम्मीदवार की, वो कहीं ना कहीं मार दे रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है बाबू, मेरा मतलब यहाँ ये बात पूछने का था कि ये तो सही बात है कि जाट वोकल है और वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आरएलडी के फेवर में या गठबंधन के फेवर में। जो इम्पोर्टेंट मैं बात ये भी, क्योंकि ये इससे ये दिखाई दे रहा था कि एक तरफ से पश्चिम में तो पूरी तरह जो है गठबंधन की हवा आ रही है, मगर जो कुछ, मैं 1-2 सीट की वो जाट और मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करता हूं, मुझे लगता है कि वक्त रहते ये तो सुलझा लिया गया है और सुलझा लिया जाएगा। मगर मुद्दा ये है कि जिस तरह मैंने जाटव वोटर से बात की तो उनका मतलब ये था कहने का कि भाई मैंने पूछा कि भाई तुम जो है बीजेपी को वोट दोगे, मायावती को वोट नहीं दोगे? तो उन्होंने बोला कि बसपा से जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम दिया गया है, इसलिए हम उसको वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मायावती ने काफी टिकट जो है वो मुस्लिमों को दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर सभी जगह पर जाटव का यही रवैया रहा तो इसका मतलब तो नतीजे बिल्कुल अलग आने वाले हैं। नहीं, 11 सीटों पे उसने मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। तो उन 11 सीटों पे जाटव इतना ताकतवर भी नहीं है कि जो सिर्फ जाटव के भरोसे बीजेपी एज ले ले। बीजेपी के हाथ में जाटव भी आ गया तो जो जाट मतदाता है, जाटव उनके साथ चला जाए बीएसपी का, लेकिन जो जाट मतदाता है यदि वो खिसकता है कि वो उस एरिया में ज्यादा है, मुस्लिम तो वैसा भी पिछली बार कुछ मुसलमानों ने भी वोट दिया था, मुस्लिम महिलाओं ने बाकायदा वोटिंग किया था, आज इस बार वो भी नहीं वोटिंग होगी। तो वो जो गैप जो पड़ रहा है बीजेपी का, उससे ज्यादा भरना हो नहीं पा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हार जीत कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी, हार जीत बहुत मार्जिनल होगी, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि ये पेच फंसे हुए हैं। जब तक फाइनल सूची नहीं आती, अंतिम सूची नहीं आती, ये उम्मीदवार लड़ेंगे। अभी तो कुछ विड्रॉ हो जाएंगे, कुछ अभी बाकी सेक्टर्स में भरने हैं, रोज नई नई लिस्ट आ रही है, जो विद्रोही है वो उन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनमें से कितने निकलते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो देखनी है। यदि कोई जाटव एक नेता विद्रोह के रूप में खड़ा हो गया मुसलमानों के लिए, तो वो जाटव फिर बीजेपी में नहीं, फिर वो उस अपने जाटव नेता को दे देगा जो विद्रोह करके खड़ा हो गया। जरूरी नहीं कि वो बीएसपी के मुसलमान को देगा, लेकिन बीएसपी का नेता जो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया है, जो विद्रोह करके खड़ा हो गया, उधर चला जाएगा। तो ये आपको हर सीट में एक मिलेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज यदि मोटे मोटे तौर पे करा जाए तो एज अभी समाजवादी को दिखती है और बैकफुट पे बीजेपी आती हुई दिखाई देती है। क्योंकि ये जो गड्ढा है, जो गड्ढा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का भी गड्ढा हुआ, सपोज 10 सीटों का गड्ढा हुआ, वो गड्ढा कहां से भरेंगे आप? आपको पूर्वांचल में भी गड्ढा है, आपको अवध में भी गड्ढा है, आपको वहां पे भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा है। यहाँ लोगों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ नहीं, लोगों की नाराजगी योगी के ठाकुरवाद के खिलाफ, ठाकुरों की सरकार के खिलाफ। वो जो जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज हिंदू मुसलमान करने में नाकाम रहा। इस बार चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, इसको बार बार हिंदू मुसलमान के पद पे लेने आता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे हिंदू मुसलमान करके पिछली बार इन्होंने, पिछले 3 चुनाव से इन्होंने भारी तादाद में अपने आप को समर्थन जुटा पाया था, इस बार वो हिंदू मुसलमान होते हुए दिखाई नहीं देता। भाऊ, एक बात और आखिरी, इस प्रोग्राम में आखिरी आपसे एक सवाल करता हूं कि लगातार पिछले 3-4 चुनाव से, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्पोर्ट है, कैराना। ये कैराना को बार बार मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आप भी आए, कैराना का दौरा जरूर करें,
ताकि आवाम को एक सच्चाई बता सके। मैं कई बार कर चुका हूँ, जब अमित शाह जी आते हैं या कोई आता है तो मैं जाकर जमीनी हकीकत बताता हूँ। इस प्रोग्राम में भी मैंने लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि वहां की सच्चाई क्या है। यहाँ पर एक बात है कि क्या बिल्कुल सोचना लोगों ने बंद किया है, या इसको कोई शगुन के तौर पर माना जा रहा है, कोई मतलब ज्योतिष ने किसी ने बताया है? क्योंकि अगर आप हकायक को आप देखते हैं तो वो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हुक्म सिंह नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े नेता थे, वो लगातार जीतते रहे थे, जबकि इसमें पलायन मुस्लिम बहुल कहा जाता रहा है। ये मतलब अगर जमीन पर देखो तो एक कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का था, लगातार वो जीतता रहा था। 60-70% मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं कोई ज्योतिष का खेल है कि क्या है ये कैराना? देखिए, कैराना ये बोगस केस है, और कैराना के लिए नहीं बेचा जाता। कैराना पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए बेचा जाता है। जहां मुस्लिम मतदाता है उनको, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है कि जहां मुस्लिम मतदाता इम्पैक्ट करते हैं जीत के लिए, वह हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए कैराना बताया जाता है। कि हालांकि जिन्होंने कैराना के पलायनवाद का इश्यू उठाया था, उन्होंने बाद में एग्री कर दिया था कि वो गलत थे। पलायनवाद उसकी वजह से नहीं हुआ था। जो एक मिठाई वाले गुप्ता जी थे, वो गए थे हरियाणा किसी और कारण से, वो किसी मुसलमान के डर की वजह से नहीं। और मैं एक बात और बता दूं वाहिद भाई, बीच में यह प्रयास रतलाम जिले में भी किया गया। रतलाम जिले में हिंदुओं के घरों पे लिखाया गया कि हम घर छोड़ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से प्रताड़ित हैं। बाद में जब ये मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना, तो जब पुलिस गई तो हिंदुओं के लोगों ने कहा कि हमारे घर पे किसने लिखा, इसी का हम ढूंढ रहे हैं, कोई मजाक करके चला गया है, हम तो गांव में सुखी, हम क्यों घर छोड़ेंगे। और वो मामला वहीं दब गया। यदि उनमें से एक आध भी घर बोलता कि मुझे छोड़ के जाना है, तो शायद फिर वो रतलाम वाली बात पूरे उत्तर प्रदेश में बेची जाती और बेचा जाता कि देखिए कैसा मुसलमान गांव छोड़ने के लिए मजबूर करते हिंदुओं को। तो ये तो एक परसेप्शन है बेचने का। आपके पास जब कुछ और देने के लिए है नहीं, ये क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में योगी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? आपने भीख में अनाज दिया, आपने इस किसानों की स्थिति ये बना दी कि भिखारी बना दिया उनको, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया। 500 रुपए महीने का आप उनके घर में भेजते हैं पैसा। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, अभी नरेंद्र मोदी जी 500 रुपए में परिवार को चाय ही पिला के दिखाए सुबह, तो हम मान लेंगे। तो ये स्थिति जो लाई है, ये जो तफसीली बातचीत है, आपको मैं वेलकम कहता हूं। आप कैराना आप भी आए, मैं भी आता हूं, साथ बैठकर जमीन पर इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे। आपने अपना बहुत कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे देश के बहुत जिम्मेदार पत्रकार अशोक वानखेड़े साहब, जिनके साथ आपने मेरी चर्चा को सुना और जिन्हें मतलब अपने तरीके से उन्होंने सही एनालाइज करने की कोशिश की। मैंने भी आपको सही दिखाने की कोशिश की है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जितना आसान दिखाई दे रहा है इलेक्शन, उतना आसान नहीं है। ये सीधी बात है कि आप देख रहे हैं कि मीडिया, सैटेलाइट मीडिया और सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कोई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी को 500 से 700 सीट दिए बैठे हैं। तो वो एक अलग इनका गणित चल रहा है। मगर एक चीज़ आप समझ लें, जो बुनियादें 70 साल पहले रखी गई थी नफ़रत की, वो मौजूद है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम फैक्टर दिखाई अभी भी दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के पास रोज़गार हैं कि नहीं है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कोई मतलब नहीं है। और नौकरी देने वाले डिपार्टमेंट बेच दिए गए हैं, वो भी कोई मैटर नहीं है। आगे भी सब कुछ बेचा जा रहा है, जहां पर नौकरियों की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और प्राइवेट नौकरी आप जो है आज की तारीख में मजदूरी करें या फिर जो है पढ़ लिख कर मजदूरी करें, रेट लगभग सेम होते हैं। कुल मिलाकर खेल जो है बड़ा दिलचस्प हो रहा है और बहुत ही नेक टू नेक फाइट मुझे नज़र आ रही है। हवा इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, एक तरफा ये खेल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी विश्लेषण करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।